नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुबे सर क्लासेस में। साथियों, आज का जो हमारा विषय है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, चूँकि मिड टर्म एग्ज़ाम्स आजकल सभी प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में चलना शुरू हो गए हैं। तो उसी श्रृंखला में मैं एक क्वेश्चन पेपर ले आया हूँ जो मिड टर्म के सिलेबस तक से बना हुआ है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा बनाया गया ये क्वेश्चन पेपर है। ये एक प्रैक्टिस सेट है एक्चुअली। इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को अगर हम लगाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी और जिससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में हमें किस तरह के सवाल हमसे पूछे जाएंगे। आइए ज़रा देखते हैं इसके बेसिक जो निर्देश होते हैं। बेसिक निर्देश ये है कि पूरे प्रश्न पत्र में 4 खंड होंगे, A, B एंड C एंड D। ये 4 जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, आपको इंग्लिश में मैं दिखा देता हूँ। ABCD, जिसमें सेक्शन A जो होगा उसमें 20 क्वेश्चन होंगे और सारे के सारे MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे। और ये इसमें कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ असर्शन रीजन वाले भी क्वेश्चन हो सकते हैं। सेक्शन B जो है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से 26 टाइप तक के जो क्वेश्चन हैं, ये शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, इन्हें भी हमें ध्यान देना है। इसके अलावा सेक्शन C जो है, इसमें 27 से लेकर के 33 तक के क्वेश्चन जो होंगे, ये लगभग 3 मार्क के होंगे, जिन्हें 50 से 80 वर्ड्स में इनके आंसर कम से कम लिखने हैं। चूँकि डिस्क्रिप्शन पर इस समय जोर ज़्यादा दिया जा रहा है कि बच्चों के पास लिखने की क्वालिटी नहीं आ पा रही, तो ये भी हमें ध्यान देना है। और क्वेश्चन नंबर सेक्शन D के जो क्वेश्चंस होंगे 34 से लेकर 36 तक, ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन होंगे और ये आपके स्टोरी बेस्ड भी हो सकते हैं। ये आपके एक आइडिया देने के लिए है कि भाई आप किस तरह से डिस्क्रिप्शन करेंगे। इसमें छोटे छोटे सिंगल मार्क्स के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। 5 क्वेश्चन ऐसे मिला करके दे दिया ये, तो कुल मिलाकर के 80 नंबर का ये प्रैक्टिस सेट है हमारा। आइए ज़रा इसके सेक्शन A पर सबसे पहले चलते हैं। सेक्शन A के क्वेश्चन नंबर 1 ज़रा ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि मैग्नीशियम का जो रिबन है, इसको जलाने पर एक सफ़ेद पाउडर बनता है। एक छात्र ने इसकी प्रकृति का परीक्षण करने के लिए इसे पानी के साथ मिलाकर लाल लिटमस पेपर का इस्तेमाल किया। आप अपना परीक्षण लिखिए। तो देखिए, जब मैग्नीशियम का जो रिबन है ये जब जलाया जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मैं इसका आंसर आपको दिखाता हूँ जो मैंने खुद से डिज़ाइन किया है। मैग्नीशियम का जब रिबन आप आग में जलाते हैं तो क्या होगा सर, ये जब जलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, MgO, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वाइट कलर का प्रेसिपिटेट या कह लीजिए वाइट कलर की ऐश बनती है। तो ये जो वाइट कलर की ऐश बनी वो किसकी थी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ये वाइट कलर का जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था, कह रहा है कि इसको यदि हम क्या करें, इसका नेचर जानने के लिए हमने क्या किया, इसको पानी में मिला दिया। तो जब पानी में मिला दिया तो पानी के साथ अर्थात इसका रिएक्शन कराए तो क्या बनेगा? तो बनेगा क्या? MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और अब कह रहा है कि इसकी प्रकृति को आप जानना चाहते हैं कि इसका नेचर कैसा होगा। तो इसका नेचर बेसिक होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि OH की प्रेजेंस है। अगर OH माइनस आयन की प्रेजेंस है तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक नेचर का है। फिर भी इसको चेक करने के लिए हमने क्या किया, लाल लिटमस पेपर इसके सामने रख दिया या इसको इसमें लाल लिटमस पेपर डुबो दिया और हमने देखा कि इसका कलर कैसा हो गया? ब्लू हो गया। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि ये बेस है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हमें क्लियर हो गया। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक अम्लीय पदार्थ है, अ pH ऑफ एन एसिडिक सब्सटेंस इज लाई बिटवीन। तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल कि कोई भी एसिडिक सब्सटेंस होगा तो इसका pH कहाँ होगा? आपके 1 से 7 के बीच में होगा। इसका A ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कहता है? एक छात्र ने सोडियम कार्बोनेट पाउडर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दी। यानी आपके पास क्या है? Na2CO3। इसमें क्या कर दिया? HCl डाल दिया। कह रहा है जिससे बुदबुदाहट के साथ एक गैस निकली। बताइए वो गैस क्या हो सकता है और अगर उसको चूने के पानी के साथ गुजारा जाए तो क्या होगा? देखिए, साधारण सा सवाल है। आपने क्या किया? सोडियम कार्बोनेट लिया, बिल्कुल रिएक्शन करके इसको दिखाएंगे। सोडियम कार्बोनेट लिया, HCl के साथ इसका रिएक्शन करा है। ऑब्वियस सी बात है, Na और ये Cl मिलकर के क्या बना दिए? NaCl। हाइड्रोजन गैस निकलेगी और साथ ही साथ मुख्य जो गैस निकली वो कौन सी थी? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकलती है, इसका पूछ रहा है कि अगर हम इसको क्या कर दें कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है, इसको अगर हम चूने के या क्या कहते हैं क्विक लाइम के साथ हम इसको अगर मिला दें तो क्या होगा? तो सर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, जिसकी वजह से सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? मिल्की वाइट कलर का। सवाल यही तो था, यदि आपने इस गैस को चूने के पानी से गुजारा तो क्या होगा?
तो चूने के पानी के साथ जब हमने गुजारा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से चूने के पानी का कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की वाइट कलर का हो जाएगा। इसी में और करके एक सवाल पूछता है, कहता है कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया किसे कहते हैं। उदासीनीकरण क्या है। यौगिक प्राप्त करने के लिए इस प्रक्रिया को करना आसान है, यानी व्हाट इज़ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब ही आप जानते हैं कि एसिड और बेस को मिला दिया जाए, एसिड प्लस बेस, यानी कहीं अगर एसिडिक मीडियम है तो उसको न्यूट्रलाइज करना है तो बेस डाल दीजिए, अगर बेसिक मीडियम है तो एसिड डाल दीजिए ताकि मामला न्यूट्रलाइज हो जाए। बेस और एसिड एक दूसरे को काट देते हैं, तो एसिड और बेस मिलकर के क्या हो जाएगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन बन जाएगा आपका। अब कह रहा है कि इज इट ईजी टू परफॉर्म दिस रिएक्शन टू गेट न्यूट्रल कंपाउंड। यस, इट्स वेरी ईजी। आप देखिए आपके माउथ का पीएच आपका एसिडिक हो जाता है जब बैक्टीरिया बैठ जाते हैं, आप ब्रश नहीं किए होते हैं। तो सुबह सुबह के समय माउथ का पीएच एसिडिक था, आपने क्या किया, टूथपेस्ट लगाया और आपने ब्रश करना शुरू कर दिया, तो एसिड और बेस मिलकर के क्या हो गया, न्यूट्रलाइज, और ये प्रक्रिया काफ़ी आसान भी थी। आइए चौथा सवाल देखते हैं क्या कहता है। चौथा सवाल कहता है कि अनैच्छिक क्रिया या व्हाट इज़ इनवॉल्यूंटरी एक्शन। इनवॉल्यूंटरी एक्शन क्या है एंड विच पार्ट ऑफ द ब्रेन जनरली कंट्रोल्स दीज मूवमेंट, और ब्रेन का कौन सा हिस्सा इस तरह के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस क्या हैं, ऐसे एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। देखिए मैंने लिख रखा है आपके लिए, एक्शंस विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल पावर, जो हमारे सोचने की या समझने की क्षमता के नियंत्रण में नहीं है, ऐसे सारे एक्शन क्या कहलाएंगे, आपके इनवॉल्यूंटरी एक्शन कहलाएंगे। अब कह रहा है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन जनरली कंट्रोल्स दीज मूवमेंट, तो आपका ब्रेन जो है, और ब्रेन का कौन सा हिस्सा, हिंड ब्रेन, जो पिछला मस्तिष्क है आपका, ये ब्रेन हो गया। तो ब्रेन का जो पिछला हिस्सा है, ये जहाँ से आपके स्पाइनल कॉर्ड निकलती है जहाँ से, तो यहाँ पर आपके 3 भागों में बटा था आपका हिंड ब्रेन। आपको याद होगा कि सबसे पहले नाम था पॉन्स, दूसरा मेड्यूला और तीसरा सेरेबेलम। तो ये हिंड ब्रेन का जो हिस्सा होता है यही जनरली इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, मेड्यूला इसमें मेन रोल प्ले करता है। ठीक है। अगला कहता है कि 5वां सवाल, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में एक धूसर रंग के पदार्थ का निर्माण करता है, यानी द सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन द सनलाइट, यानी ग्रे कलर का निर्माण कर दे रहा है सिल्वर क्लोराइड। तो अब पूछ रहा है कि वह क्या है, कौन सा ग्रे कलर का मटेरियल निकालने का। भाई तो ऑब्वियस सी बात है कि जब सिल्वर क्लोराइड रिएक्शन करेगा तो वो एक तो सिल्वर बनाएगा, देखिए आपको मैंने रिएक्शन करके दिखाया है, एक तो सिल्वर बनाएगा सनलाइट की प्रेजेंस में, और दूसरा क्लोरीन गैस निकालेगा। तो सिल्वर हो सकता है या क्लोरीन गैस हो सकती है। अब ये पूछता है कि अच्छा ठीक है, तो हम इसके क्लोरीन गैस वाले ऑप्शन को सही टिक मार देंगे। ठीक है, आगे बताइए। एक कृत्रिम सूचक को, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, और ये क्या करता है, पिंक कलर देता है बेसिक सॉल्यूशन में। तो ये एकदम याद रख लीजिए आप, बिल्कुल याद करने वाली बात है कि एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर में ये खूबी होती है जिसका नाम है फिनोप्थलीन। मिथाइल ऑरेंज तो ऑरेंज कलर देने वाला है। फिनोप्थलीन जो होता है आपका, फिनोप्थलीन क्या करता है कि बेसिक सॉल्यूशन में जाने के बाद यह बना देता है आपका पिंक कलर दे देता है। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत आराम से समझना है हमको, एक एक सवाल को बहुत गहराई से समझना है। ऑप्शनल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना है। अगर आप बढ़िया पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे आपका क्वेश्चन पेपर अच्छा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फिनोप्थलीन। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। कहता है व्हेन द सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन मिक्स्ड विद द बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट है आपका, सोडियम सल्फेट Na2SO4 होल ट्वाइस। क्या कह रहा है कि Na2SO4 ये क्या करता है कि ये आपके बेरियम क्लोराइड से मिलता है, BaCl2 से। अब कह रहा है कि यह एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, बताइए यह किस तरह का रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व हुआ है। अब देखिए मैंने रिएक्शन करा दिया है। आपका Na2SO4 सोडियम सल्फेट था, ये BaCl2 से रिएक्शन किया, इसका SO4 और इसका Ba आपस में मिल जाएंगे, बना देंगे BaSO4, इसका Na2 और इसका Cl2 दोनों मिलकर के बना देंगे क्या, 2NaCl। तो आपका NaCl बन जाएगा। अब कह रहा है कि इसका ये जो वाइट प्रेसिपिटेट बना था ये किसका था, तो सर ये बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट था। अब इसमें सवाल पूछता है कि यह किस तरह की रिएक्शन है। तो आप देखिए Na जाकर के इसके साथ डिस्प्लेस हो गया और Ba जाकर के सल्फेट के साथ डिस्प्लेस हो गया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है। आगे पूछता है क्या, कहता है कि नेम द कंपाउंड दैट गिव्स वाइट कलर इन दिस रिएक्शन।
कौन सा कंपाउंड वाइट कलर दिया था, तो वो BaSO4 आपका बेरियम सल्फेट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कहता है रक्त का कौन सा घटक, विच पार्ट ऑफ द ब्लड, विच कंपोनेंट ऑफ द ब्लड हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ द ब्लड लीकेज इन द बॉडी। जो शरीर में ब्लड का लीकेज होता है, इसको रोकने के लिए कौन सा कंपोनेंट है जो इस ब्लड के लीकेज को रोकता है? तो आपको पता होना चाहिए प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं, यही क्या करते हैं, रक्त का थक्का जमाने में काम करते हैं। तो ब्लड प्लेटलेट्स, आप इसका आंसर लिख देंगे। आपको पता है कि ब्लड के 3 कंपोनेंट्स हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो इसमें जो प्लेटलेट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये आपके ब्लड की क्लॉटिंग में मदद करते हैं। आइए अगला सवाल क्या कहता है? कहता है जब तांबे को चाइना डिश के बर्तन में गर्म किया जाए, यानी व्हेन द कॉपर इज हीटेड इन अ चाइना डिश, इट्स सरफेस इज कोटेड विथ, कौन सा कलर बना देगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्लैक कलर। क्यों? क्योंकि ये सर क्या करता है कि जब भी कॉपर को आप गर्म करते हैं इस चाइना डिश के अंदर रख करके, जैसे ये गर्म कर रहा है, तो आपको दिखा भी रहा है कलर की ब्लैक कलर बन जा रहा है। खैर, आपसे पूछ रहा है बनेगा क्या, तो आपका बन जाएगा CuO, कॉपर ऑक्साइड, और इसी कॉपर ऑक्साइड की वजह से ही यहाँ पर ब्लैक कलर बन जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, एकदम ध्यान से अगर आप समझेंगे तो बिल्कुल पूरे में पूरे नंबर आएंगे, और सही दिमाग लगाना है आपको। क्या निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया का विपरीत या उल्टा संभव है? जैसे कि जिंक सॉलिड नेचर में था, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन किया तो बना दिया इसने जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब आप देखिए ध्यान से, अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज़ को लिख लेंगे तो आपने पढ़ा होगा, जो हमने पढ़ाया था आपको शुरू में ही रिएक्टिविटी सीरीज में, कि कोई ना कोई मांग अल्लाह जाने, है ना, कोई ना कोई मांग अल्लाह जाने। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जो आपका कॉपर है, कोमल सी कॉपर, ठीक है, तो सी गुड़िया, तो जो भी इसके आगे है, तो आप देख पा रहे होंगे जिंक जो है इसमें कॉपर से ऊपर है इस रिएक्टिविटी सीरीज में। तो जिंक अगर ऊपर है तो ये क्या कर देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। जिंक इस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम रिएक्टिव है, तो बना देगा क्या, जिंक सल्फेट, और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को देख पा रहे हैं कि जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होने की वजह से डिस्प्लेस कर पाया, लेकिन पूछ रहा है क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है कि कॉपर आए और जिंक सल्फेट से जिंक को अलग कर दें? तो आपका उत्तर होगा बिल्कुल नहीं सर। क्यों नहीं? क्योंकि सर ये रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, जिसकी वजह से ये साबित होता है कि ये कम रिएक्टिव है, और जो कम रिएक्टिव है उसके पास इतनी दम नहीं है कि अपने से ज़्यादा रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर पाए। है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? पादपों के लिए वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रांसपीरेशन इन द प्लांट्स? अब आपको पता होना चाहिए ट्रांसपीरेशन का क्या क्या काम है। तो ट्रांसपीरेशन से सबसे पहला जो काम होता है वो आपका होता है कूलिंग ऑफ द सरफेस। कूलिंग ऑफ द सरफेस, जो आपके पत्तियां हैं, आपका स्टेम है, या पौधे का बहुत सारे हिस्से हैं जहाँ से पानी का लॉस होता है, लेंटिसल्स के माध्यम से या स्टोमेटा के माध्यम से। तो जो पानी का लॉस हो रहा है, पानी के लॉस से सबसे पहला वो काम ये करता है कि अपने सरफेस को कूल करता है। दूसरा, चूँकि पानी का लगातार लॉस होता रहता है तो पानी की डिमांड भी इसी वजह से बनी रहती है। पानी की डिमांड बनी रहती है तो रूट से सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है, जो क्या करता है, रूट से पानी को स्टेम के ऊपरी हिस्से तक, या आप कह लीजिए लीफ तक पहुंचाता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर भी पॉसिबल हो पाता है। कोहेसन एडेशन, आपको मैंने फार्मूला बताया था, कोहेसन एडेशन। तो वहाँ पर क्या होता है, कोहेसन एडेशन और सक्शन फोर्स, ये तीनों काम करके पानी को ऊपर चढ़ा देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है आपके ट्रांसपीरेशन से फ़ायदा, वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जब ट्रांसपीरेशन जनरली होता है स्टोमेटा के थ्रू, तो स्टोमेटा उस समय खुलता है, और जब स्टोमेटा खुलता है तो पानी का लॉस तो होता ही है, साथ ही साथ जो भी गैसेस प्रेजेंट थी, जैसे कि अंदर पौधे के अंदर फॉर द पर्पज़ ऑफ फोटोसिंथेसिस द बाई प्रोडक्ट वॉज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को वो क्या कर देता है, रिलीज़ कर देता है, और उसी दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है फॉर फोटोसिंथेसिस। या अगर उसने रेस्पिरेशन किया है पौधे ने, तो उसके पास एक्सेस ऑक्सीजन अगर हो गई है तो ऑक्सीजन को वो बाहर ले लेगा, बाहर कर देगा, और बाहर से अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा फॉर
सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा और ऑक्सीजन को क्या कर लेगा, अंदर ले लेगा, चूंकि रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेज भी करता है। तो व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ द वाटर थ्रू द एरियल सरफेस, यानी पौधे का ऐसा हिस्सा जो हवा में है, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। लीव्स, स्टेम या इन सबसे किसी से हो जाए तो ये कहलाता है ट्रांसपिरेशन, और इससे ये 3 मुख्य फायदे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। आपको आंसर साइंस में पॉइंट वाइज देने हैं, बहुत ज़्यादा आपको स्टोरी नहीं बनानी है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कहता है कि आपके पास 4-5 एलिमेंट्स मैं दे देता हूँ, जैसे कि आपका हो गया आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, जिंक इत्यादि। तो आप इनमें से बताइए कि रिएक्टिविटी सीरीज़ का डिसेंडिंग ऑर्डर इनका कैसा होगा, हाउ विल बी द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़। तो अब आप क्या करेंगे कि इनकी रिएक्टिविटी सीरीज़ को हम बना लेते हैं। देखिए यहाँ मैंने बना रखा है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, उसके बाद आपका आ जाएगा Hg, Ag, Au, ये सारे आ जाएंगे। तो अब इसमें पूछ रहा है कि इनको आप अरेंज कर दीजिए। तो सबसे पहले नंबर पर कौन सा जाएगा, सबसे पहले नंबर पर जाएगा आपका कैल्शियम, सबसे नंबर 1 पर जाएगा, सबसे ऊपर ये है। उसके बाद आपका कौन सा आएगा, मैग्नीशियम नंबर 2 पर। नंबर 3 पर आपका कौन सा आ जाएगा, एल्यूमिनियम। नंबर 4 पर आपका आ जाएगा जिंक, जिंक कहाँ गया भाई, नंबर 4। और नंबर 5 पर आ जाएगा आयरन। इन सब में सबसे नीचे ये है। तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज मैंने पहले भी बना रखी है, यहाँ भी मैंने बना दिया है आपकी सुविधा के लिए, कि ताकि आप समझ जाएं। यहाँ पर देखिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज मैंने बनाकर समझाया है, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, वाई इट इज़ एडवाइज टू ईट आयोडाइज साल्ट ओनली। ऐसी सलाह क्यों दी जाती है कि आपको सिर्फ जो नमक खाइए वो आयोडीन युक्त ही होना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपको पता होना चाहिए कि आयोडीन हमारे भोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। आयोडीन क्या करता है कि हमारे जो थायराइड ग्लैंड है, जो हमारे गले के रीजन में पाया जाता है, आपने देखा होगा गले का ये रीजन है, तो यहाँ पर कहीं पर ये थायराइड ग्लैंड पाया जाता है। ये थायराइड ग्लैंड क्या करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकालता है। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करेगा, थायरॉक्सिन हार्मोन आपको जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस शरीर में हो रही हैं, चाहे टूटने की या बनने की, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो अब अगर थायरॉक्सिन हार्मोन निकलना है तो आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए आयोडीन युक्त या आयोडीन बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपकी डाइट में आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये हार्मोन प्रॉपरली नहीं निकलेगा। ये नहीं निकलेगा तो टूटने, बनने, ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये सब क्या हो जाएंगी, स्लो हो जाएंगी या रुक जाएंगी। यहाँ तक कि एक बीमारी भी हो जाती है जिसका नाम था ग्वाइटर। ग्वाइटर आपको पढ़ाया गया, घेंघा हिंदी में कहते हैं। तो घेंघे में क्या होता है कि अगर आयोडीन की कमी हो गई तो गले में ये गला बिल्कुल सूज सा जाता है, पूरा मोटा सा एक ओवर थिकनिंग दिखाई देती है। तो आयोडीन की कमी से ये बीमारी भी हो जाती है। तो इसी को आपको अपने शब्दों में लिख लेना है, इस तरह से आप लिख सकते हैं चाहे तो, मैंने लिख रखा है आपकी सुविधा के लिए। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन्स फ्रॉम थायराइड ग्लैंड नेम्ड थायरॉक्सिन, responsible for the proper metabolic functions in the body. In absence of iodine, sufficient amount of thyroxine will not be produced and lead to an outgrowth in the neck region called goiter. तो ये आप छोटा सा आंसर, 1 नंबर का जो कि सवाल है, तो बहुत ज़्यादा इसमें लिखना नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी बात को समझा पाएँ एग्जामिनर को, ये बड़ी चीज़ होती है। आइए एक विशेष तरह के क्वेश्चंस पर अब चर्चा करते हैं, एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन। एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, इसमें बड़ा ही सावधानी से आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें कहा कि अगर आपको एक एसर्शन दिया जाएगा और एक इसका क्या दिया जाएगा, रीज़न दिया जाएगा, तो आपको जो हिंदी में इसको कहते हैं अभिकथन और दूसरा उसका कारण, एक स्टेटमेंट होगा और एक उसका रीज़न होगा। अगर आपका स्टेटमेंट और रीज़न दोनों सही होगा तो आप ए ऑप्शन मारेंगे, और साथ ही साथ जो रीज़न हो वो स्टेटमेंट की व्याख्या कर रहा हो। और अगर आपका एसर्शन सही हो, रीज़न भी सही हो, लेकिन व्याख्या न कर रहा हो तो बी ऑप्शन मारेंगे। एसर्शन सही हो लेकिन रीज़न गलत हो तो सी ऑप्शन मारेंगे। एसर्शन गलत हो और रीज़न सही हो तो डी ऑप्शन मारेंगे। तो आइए देखते हैं ज़रा सवालों की प्रकृति को, तब हमें थोड़ा और क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा। जैसे देखिए कि आप क्वेश्चन नंबर 14 का ए है ना, इस पर हम चर्चा हैं, ज़रा देखते हैं किधर है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 मैं आपको
दिखाता हूँ यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 14 को ज़रा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ये आपका स्टेटमेंट हो गया। कहता है क्या कि गैलियम और सीजियम, गैलियम एंड सीजियम विल मेल्ट इफ़ होल्ड सम पीस ऑफ देम इन योर हैंड। अगर इनके गैलियम और सीजियम का एक छोटा सा भी टुकड़ा हम अपने हाथ में ले लिए तो वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर से वो जुड़ जाता है और बॉडी के टेम्परेचर पर ही ये पिघल जाता है। रीज़न बता रहा है गैलियम एंड सीजियम हैज़ अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये जो इसका अभिकथन है ये भी सही है, और गैलियम और सीजियम सच में इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं, आपको पढ़ाया गया है मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में। तो इसका मुझे लगता है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा भी इसी में और करके एक क्वेश्चन दिया है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड इज़ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होगा वो नेचर में कैसा है, एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक शब्द का मतलब आप समझते हैं कि ऐसा ऑक्साइड जो जनरली एसिड वाला भी बिहेवियर शो करे और बेसिक वाला बिहेवियर भी शो करे। साथ ही साथ क्या करता है, वो एसिड के साथ भी रिएक्शन करके साल्ट एंड वाटर बनाएगा और बेस के साथ भी रिएक्शन करके साल्ट एंड वाटर बनाएगा। ये आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो रीज़न इसका दे रहा है, कहता है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद द एसिड एंड बेसिस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। बिल्कुल सही बात इसने कहा। तो इसका भी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए। प्रश्न नंबर 15 पे आप चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 में लिखा है, पहला एसर्शन देता है कि पैनक्रियाज इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। पैनक्रियाज जो है ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत ही एसेंशियल है। तो बिल्कुल ये बात सही कहा इसने कि पैनक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन का सिक्रीशन करता है जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बना रहता है। बहुत अच्छी बात कही इसने। अब कहता है क्या कि इंसुलिन इज रिलीज्ड बाय द स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल लोकेटेड ऑन इट। बिल्कुल सही। आपके विशेष प्रकार की सेल पाई जाती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड गामा सेल्स आपके पैनक्रियाज वाले रीजन में। तो बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है और अल्फा सेल से ग्लूकागॉन निकलता है, और इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों मिल करके क्या करते हैं, ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में मेंटेन करते हैं। तो इसका भी असर्शन और रीज़न दोनों सही है, इसलिए इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अगला पूछता है क्या कि ऑब्जेक्टिव आई पीस ऑफ अ टेलीस्कोप हैज़ अ लार्ज अपर्चर। एक टेलीस्कोप आपको पता होगा बहुत दूर की चीज़ें, चांद सितारों को देखने के लिए, चंद्रमा को देखने के लिए जनरली टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अब कह रहा है इसका जो आई स्कोप होता है इसका अपर्चर जो होता है बड़ा ज़्यादा होता है ना। कह रहा है कि आई पीस ऑफ अ टेलीस्कोप हैज़ अ लार्ज अपर्चर। बिल्कुल सही बात कहा है। अब कह रहा है आई पीस ऑफ अ टेलीस्कोप गैदर्स मोर लाइट फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड फॉर्म अ ब्राइट इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि ये जो आई पीस है टेलीस्कोप का, ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइट ले पाता है दूर की चीज़ों के लिए, फ्रॉम द ब्राइट एंड टू फॉर्म ब्राइट इमेज, और बहुत ही चमकीला इमेज बनाता है। तो बात तो ये दोनों ही सही कह रहा है, लेकिन ये देखना है कि क्या जो दूसरी वाली बात है वह इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो बिल्कुल कर रहा है, इसलिए इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, ए। आइए प्रश्न नंबर 17 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 17 कहता है कि ये क्वेश्चन नंबर जो 17 है 1 से लेके 5 तक, ये 4 प्रश्न हैं और इनमें आपको क्या करना है, इस स्टोरी को पढ़ना है और इस पर बेस्ड है ये आंसर। तो केस स्टडी टाइप का एक क्वेश्चन, इसको भी ज़रा देखते हैं। कहता है अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बिल्कुल सही बात कहा इसने। अब कहता है क्या, जिसकी वजह से हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हमने कहानी पढ़ ली। एक उसने उदाहरण भी दे दिया कि फेरस सल्फेट जब हीट की वजह से इस पे हीट देते हैं तो ये फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड ये बनाता है। ठीक है, अब कहता है क्या कि इससे आप इस सवाल का उत्तर दीजिए। सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज़ अ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। कौन सी ऐसी गैस है जो जलते हुए सल्फर की तरह स्मेल रखती है। तो आपका आंसर इसका सही हो जाएगा ए, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला पूछता है क्या, कहता है कि विच केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में कौन सा केमिकल रिएक्शन हो सकता है। तो ये आपका होगा H2O टूटता है H2 + O2 में। ठीक है, हाँ, हालांकि ये भी वही क्वेश्चन दिया है, लेकिन जनरली जब बैलेंस्ड इक्वेशन बेहतर ऑप्शन ये दे दिया 2H2 + O2, तो ये ज़्यादा बेहतर आंसर है, इसलिए हम बी ऑप्शन को टिक करेंगे। AgCl तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में टूटता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaO + CO2
इसमें भी आपको सनलाइट की ज़रूरत नहीं, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये आपका जो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या? कहता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज, ये किस तरह की रिएक्शन है इलेक्ट्रोलिसिस? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक या डिकम्पोजिशन, या दोनों, एंडोथर्मिक और डिकम्पोजिशन दोनों। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका बी और सी दोनों ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, क्योंकि आपसे ये क्या करा रहा है? वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करा रहा है, यही प्रोसेस करा रहा है। तो इस प्रोसेस को करने के लिए आप हीट या लाइट अंदर लेते भी हैं, उसके अलावा आप साथ ही साथ क्या करते हैं, जिसकी वजह से यह चीज़ टूट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बन जाती है, तो इस वजह से इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। चौथा सवाल कहता है कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, तो आप ये बताइए कि यह किस तरह की रिएक्शन का उदाहरण है? तो ये है थर्मल डिकम्पोजिशन, प्रकाशीय वियोजन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, बी वाला ऑप्शन इसका लगाएंगे, उसमें वियोजन, यानी आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। चलिए 5वां सवाल देखते हैं हम। बड़ा ही आसान सा पेपर है, अगर आप ध्यान से करेंगे तो बिल्कुल पूरे में पूरे नंबर आपके आएंगे। कहता है व्हेन द लेड नाइट्रेट क्रिस्टल्स आर हीटेड इन द टेस्ट ट्यूब द ब्राउन फ्यूम्स आर फॉर्म्ड ऑफ। जब लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल गर्म किए जाते हैं टेस्ट ट्यूब में, तो ब्राउन फ्यूम्स किसके बनते हैं? लेड ऑक्साइड के, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, ऑक्सीजन के, या बोथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स जब टूटेंगे तो आपका बनेगा क्या? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक बार मैं रिएक्शन आपको दिखा देता हूँ, ये आपके 5वें क्वेश्चन का मैं ये आंसर्स आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसकी फ़ोटो, ताकि आप आराम से रुक करके भी समझ सकें। यहाँ पर मैं सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए आपका लेड नाइट्रेट का फार्मूला है PbNO3 होल ट्वाइस। इसको हमने क्या कर दिया? हीट कर दिया, गर्म कर दिया। जब हमने इसको गर्म कर दिया तो बना क्या? लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही इस रिएक्शन के दौरान बनेगा, यही इसने ऑप्शन में पूछा था, तो इसका हम जवाब दे देंगे। बहुत अच्छा। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 17 का भी आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। सवाल नंबर 18 क्या कहता है? कहता है कि जब प्रकाश वायु से कांच माध्यम में गमन करता है, अर्थात व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास द रे ऑफ लाइट। अब आप ध्यान देना होगा यहाँ पर एयर क्या है? तो सर एयर रेयरर मीडियम है, और ग्लास क्या है? ग्लास डेंसर मीडियम है। अब रेयरर से डेंसर में जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कहता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति, यहाँ स्टेटमेंट आपको पढ़ना था, आपको पता होगा यहाँ पर लिखा भी हुआ, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि इसके फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट डज नॉट चेंज, तो फ्रीक्वेंसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रिमेन्स सेम। आइए अगला देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 का ही आपका तीसरा सवाल कहता है जब प्रकाश कांच से पानी में गमन करता है तो प्रकाश की गति क्या होती है? भाई कांच डेंसर मीडियम है, ऑब्वियस सी बात है, उसमें प्रकाश क्या होगा? थोड़ा धीमे चलेगा। भाई गति पर तो प्रभाव पड़ता ही है, फ्रीक्वेंसी पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो प्रकाश जब कांच से पानी में गमन करेगा तो प्रकाश की गति, सर गति जो होगी वो पानी में चूंकि गया तो ऑब्वियस सी बात है गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है। अच्छा, अगला कहता है कि प्रकाश की किरण ए माध्यम से बी माध्यम में गमन करती है, लेकिन यह किधर भी नहीं मुड़ेगी यदि प्रकाश की किरण के माध्यम बी की सीमा पर कितने डिग्री का एंगल हो। तो आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री के एंगल पर अगर आपने फेंक दिया लाइट को तो निश्चित तौर पे क्या होगा कि किसी भी तरह की बेंडिंग नहीं होगी, सीधा जाएगी। ये सरफेस हो गया, यहाँ पर आपने लाइट को फेंका, यहाँ से टकराई और टकरा करके इसी रास्ते पर वापस आ जाएगी। तो 90 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ और इसके बीच कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। अच्छा, अब देखिए ये चित्र बनाया है, बड़ा ही समझदारी के साथ दिखाना चाहा है इसने। ए है, बी है, सी है और डी है। ये देखिए यहाँ से जब गया फिर इधर बेंड हो गया, फिर बी से गया सी तक, फिर इधर बेंड हो जा रहा है, फिर सी से डी और बेंड होकर के इधर निकल गया। तो चूंकि आप बेंडिंग को देख पा रहे हैं तो इसके आधार पर आप बताइए कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है कि डी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है सी से, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है ए से, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है सी से, या तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका यहाँ आंसर आपका सबसे जो सुटेबल होगा वो ये ए वाला हो जाएगा। क्यों? कहता है कि डी जो है इसका मामला जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है सी से। तो आपको पता होगा कि
जब डेंसर से रेयरर में जाए और अवे फ्रॉम द नॉर्मल घूम जाए, नॉर्मल से दूर भाग रहा है, नॉर्मल से दूर भाग रहा है तो इसका मतलब इधर क्या है, आपका रेयरर मीडियम है और इधर क्या है, डेंसर मीडियम है। तो डी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा रेयरर होने की वजह से और सी का क्या होगा, ज़्यादा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। ये भी इसी तरह का सवाल है जिसमें क्या पूछता है, आप ज़रा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि क्वेश्चन नंबर 19 में कि आपके पास सोडियम क्लोराइड है। ये देखिए सवाल को मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया, यहाँ देखिए ध्यान से। सोडियम क्लोराइड या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग, किसका निर्माण करेंगे, किसका उपयोग करेंगे जिससे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाए आपका, तो आपके सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगला पूछता है द गैस रिलीज ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 इसका फॉर्मूला है, आप देख रहे हैं। तो इससे कौन सी गैस निकलेगी, ऑब्वियस सी बात है सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अगला पूछता है कि एडिबल एसिड यूज इन द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू मेक बेकिंग पाउडर, ये देखिए किसका फॉर्मूला है, NaHCO3, ये आपके बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। अब इससे आप बेकिंग पाउडर बनाना चाहते हैं तो कौन सा एसिड यूज़ करेंगे, तो टार्ट्रिक एसिड इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला कहता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विलयन की प्रकृति कैसी होगी, भाई NaHCO3 तो ऑब्वियस सी बात है एक साल्ट जैसा है तो ये न्यूट्रल नेचर का होगा, लेकिन फिर भी अगर आप पानी में इसको डिज़ोल्व कर देंगे तो ये बेसिक हो जाएगा। क्योंकि ये खाने वाला सोडा है तो इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक। इसका न्यूट्रल आंसर गलत है, बेसिक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला कहता है कि केक बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, क्यों, क्योंकि सर ये क्या करता है कि केक को स्पंजी और सॉफ्ट बना देता है, तो इट मेक्स द केक सॉफ्ट एंड स्पंजी, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, कहता है कि ये ओजोन से रिलेटेड कुछ सवाल हैं, इस पर ज़रा ध्यान देंगे। कहता है कि वातावरण में ओजोन की मात्रा 1980 के दशक में तेजी गिरावट हुई, इसके कारण CFC गैस संश्लेषित रसायनों की उपस्थिति से जोड़ा गया जिनका उपयोग रेफ्रिजरेंट आदि के रूप में किया जाता है। तो ये कहानी दे रखा है आपको, स्टोरी, इस पर आधारित कुछ सवाल दिए हैं। आप कहानी में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्वेश्चन के सीधे क्वेश्चन को पकड़ेंगे तो आप कहानी से आंसर ढूंढ लेंगे, अगर नहीं आएगा तो अदरवाइज सीधा सीधा भी आंसर होता है। अब पूछता है CFC का फुल फॉर्म क्या है, तो CFC का फुल फॉर्म आपको पता ही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, अगला कहता है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक इज़ हार्मफुल, ये सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक होता है ये नुकसानदायक होता है, क्यों, क्योंकि सर ये क्या करते हैं जनरली कि दे आर नॉट बीइंग डिकम्पोज्ड ईजिली, तो ये चूँकि रिसाइकल नहीं हो पाते हैं, दीज आर नॉट ईजिली रिसाइकल्ड, इसलिए इनके इस्तेमाल को मना किया जा रहा है। आजकल आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा ये मुहिम चली हुई है कि जो प्लास्टिक के सामान है इनको बैन किया जाए, या ऐसे प्लास्टिक को बैन किया जाए जो फिर से रिसाइकलेबल नहीं हो, क्योंकि फिर वो मिट्टी में डालने पर भी डिकम्पोज नहीं होंगे, फेंक भी दिया अगर आपने तो इस वजह से ऐसे प्लास्टिक के इस्तेमाल को बैन किया जाए। CFC के कारण क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जनरली रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली गैस है या AC से निकलने वाली गैस है, तो इससे क्या होगा, इससे जल प्रदूषण भी होगा, इससे त्वचा रोग भी होगा, चूँकि ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो जाएगा इसकी वजह से, और साथ ही साथ ओजोन परत का ह्रास भी होगा। ये चार के चारों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओजोन क्या है, ओजोन का फॉर्मूला है O3। ठीक है, ओजोन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है कि यह एक जहरीली गैस है हार्मफुल ओजोन भी है और बेनिफिशियल ओजोन भी है, तो अगर आपके नियर बाई में है तो ये हार्मफुल हो सकती है, लेकिन ऊपर जो है वो बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि ये सूर्य से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है। यह एक रंगहीन गैस है, यह सूर्य के UV रेज के खिलाफ पृथ्वी की सतह को ढाल प्रदान करती है, बिल्कुल सही बात है। यह मनुष्य में त्वचा कैंसर का कारण बन सकती है, त्वचा कैंसर का कारण नहीं बन सकती, अगर इसमें डिप्लीशन हुआ तो त्वचा कैंसर हो सकता है, तो ये चीज़ इसके बारे में सही नहीं बोला इसने, ये एक आंसर गलत है। बाकी के क्वेश्चन का भी हम जवाब लेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए, धन्यवाद।